हाय एवरीवन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका ये सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमने रेट चेंज किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने तुम्हें। अब से यार मेन तुम्हारा जो एओडी है ना वो शुरू होने जा रहा है। जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इससे पहले प्री रिक्विजिट क्या है कि यार तुम्हें डिफरेंशिएशन आनी चाहिए और तुम्हें जो फंक्शंस तुमने 11th में भी पढ़ा था, रेंज, डोमेन, इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सारी चीज़ें, साइन स्कीम हो गई, तुम्हारा वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व तो नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर होता है, वो तुम्हें आना चाहिए। तो पढ़ते यार इस चैप्टर को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। मैंने एक ग्राफ बना रखा है, तुम देखो। ये इस ग्राफ में हो क्या रहा है यार, मान लो ये एक पॉइंट है, ये ट्रैवल कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो ये स्पेसिफिक वाइट कलर के पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं ना यार, ये होते हैं हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स। अभी के लिए मान लो, बाद में डेफिनेशन देखेंगे इनकी। नोटिस करो जो ये वाला पॉइंट है x1 और जो x3 पॉइंट है, इनके अगर तुम लेफ्ट में जाते हो या राइट में जाते हो, तुम नीचे ही हो रहे हो, है ना। देखो ये नीचे ही गिर रहा है पॉइंट, ऊपर तो उठ नहीं रहा है। सिमिलरली जो हमारा x2 पॉइंट और x4 पॉइंट है, इनके लेफ्ट और राइट दोनों में जो पॉइंट्स है वो इससे बड़े हैं, यानी कि ये बढ़ ही रहा है इसके बाद, है ना। तो अब जो ये इंटरवल्स है मेरे, यानी कि जब मेरा x a से लेकर b तक जा रहा है, तो जो मेरा पॉइंट है जो ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है और ये इंक्रीज ही कर रहा है, ये बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये ऊपर ही बढ़ रहा है। कहाँ तक ऊपर बढ़ रहा है? x1 तक। उसके बाद x1 से लेकर x2 तक जो मेरा पॉइंट है वो डिक्रीज कर रहा है, जो मेरा फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली यार x2 से x3 फिर से इंक्रीज और उसके बाद फिर से डिक्रीज, फिर से इंक्रीज, ठीक है। इन a to b, c to d एंड e ऑनवर्ड्स, e के बाद as x increases y is also increases। x increasing का मतलब goes in the right direction और y increasing का मतलब y is going up, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा सीन हो ये वाला कि हमारा x आगे बढ़ रहा है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y भी इंक्रीज हो रहा है x के इंक्रीज पे, तो मैं कहता हूँ कि उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे इंटरवल्स की बात करूं जिनमें मेरा फंक्शन गिर रहा है, जैसे कि b to c में, एज x इंक्रीजेज, अब देखो यहाँ मेरा x तो इंक्रीज ही कर रहा है ना, x तो मेरा लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा फंक्शन है वो गिर रहा है। देखो x1 से लेकर x2, इस पॉइंट से हमारा फंक्शन गिर रहा है अगर मेरा x बढ़ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एज x इंक्रीजेस यानी कि x गोज राइट, y डिक्रीजेस, y गोज डाउन। तो जो ये वाला केस है ना, इसमें हमारा फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए b to c में डिक्रीज कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में d to e में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी हम थोड़ी सी ना जनरल डेफिनेशन सी बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे पास दो पॉइंट लेता हूं मैं, x1 एंड x2। तो यार मान लो कि मेरा जो ये पार्टिकल है, मैं दो पार्टिकल्स को ले रहा हूं और वो एग्जैक्टली इसी कर्व पे कहीं ना कहीं है। पहला केस मेरा है ये a to b में जो मेरा पार्ट है कर्व का, जिसको मैं बार बार यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मेरे दोनों जो पार्टिकल्स है इधर है, सच दैट जो मेरा दूसरा पार्टिकल है ये मेरा x1 है, ये x2 है, x2 जो है वो मेरा x1 से आगे है। और यार मेरे आगे बोलने का ये मतलब है हर चीज़ यहाँ लेफ्ट टू राइट चल रही है, ठीक है। लेफ्ट का मतलब पीछे है और राइट का मतलब आगे है, ठीक है। तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है ना, जैसे इस पॉइंट पे, वो भी x1 से ज़्यादा होगा, यानी कि f of x2 भी हमारा f of x1 से ज़्यादा होगा। तो तुम देख सकते हो इस जगह यहाँ हो रहा है ये, ठीक है। और हमारा c से लेकर d तक भी यही सीन हो रहा है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट उठा लूँ, ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है जो उसके राइट में है, उसका आउटपुट पहले वाले पॉइंट के आउटपुट से ज़्यादा होगा 100%, ठीक है। उसी की तरह हम अगर इन इंटरवल्स पे देखें डिक्रीजिंग वाले, यहाँ वही वाली चीज़ होगी हमारी। एक पॉइंट अगर मेरा राइट में है तो उसका आउटपुट कम होगा, तो इनको हम कहते हैं डिक्रीजिंग हमारा इंटरवल उस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। यार इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेता हूँ। इफ़ फॉर एनी x1 इज ग्रेटर दैन x2 एंड फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर दैन फंक्शन ऑफ x2, जैसे जो मैंने बात की ना वो इसका वाइस वर्सा था, ठीक है। अगर मेरे पास ये मैं दिखा पाऊँ कि दो पॉइंट्स है और उनका आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंगली उससे ज़्यादा है, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ ग्रेटर दैन और इसके साथ भी ग्रेटर दैन इक्वल टू हो रहा है ना, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। अगर हमारा x1 ग्रेटर दैन x2 है, यहाँ भी सिर्फ ग्रेटर है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो फंक्शन ऑफ x1 है वो ग्रेटर दैन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन f ऑफ x2 है, तो उसको हम कहते हैं द फंक्शन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ मेरे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन में, ठीक है। तुम सोचोगे यार इसमें डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ बना के। अगर मैं ऐसा ग्राफ ले लूँ, देखो ये हमेशा ही कतई इंक्रीज कर रहा है, देखो आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एक और बनाता हूँ ऐसा ग्राफ, देखो इंक्रीज तो ये भी कर रहा है, कभी भी नीचे तो जा नहीं रहा है, बट इस इंटरवल में ये कांस्टेंट रह रहा है, मतलब सेम रह रहा है। तो इस केस में ये वाली चीज़ वैलिड होती है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है।
सिमिलरली यार अगर x1 x2 से बड़ा है और f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2 है तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारा। फिर से बोलता हूँ, इफ ड्यू टू द इंक्रीज इन इनपुट वी सी एंड इंक्रीज इन आउटपुट द फंक्शन और द पार्ट ऑफ द फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट ऑफ द फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग। यार एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें लंगर तो पता ही है यार, ठीक है। अगर लंगर पे ज़्यादा लोग आते हैं तो जो सामान है, जो खाना है, वो भी ज़्यादा बनाना पड़ता है हमें, है ना। तो अगर उसी को मैं एक ग्राफ पेपर पे समझाने की तो मैं कोशिश करूं जिसमें एक्स एक्सेस मेरा कॉरेस्पॉन्ड दिखाता है नंबर ऑफ पीपल को जो आ रहे हैं वहाँ खाना लेने, तो जितने लोग आएंगे उतना ही हमें खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो तुम देख रहे हो कि इसके इंक्रीज से हमें इस चीज़ को भी, आउटपुट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, या स्ट्रेट लाइन हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस ग्राफ को हम कहते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन है पूरा, जो मैंने तुम्हें कहानी बताई, ये इंक्रीजिंग फंक्शन को दर्शाता है। अब हम दूसरी की बात करते हैं, डबल स्टार लगा रखा है मैंने यहाँ। इफ़ ड्यू टू द इंक्रीज इन इनपुट वी सी अ डिक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, द फंक्शन और द पार्ट ऑफ द फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर तुम्हारे खर्चे बढ़ते हैं तो तुम्हारी सेविंग्स घटेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। जितना तुम फालतू में खर्च करोगे तुम्हारी सेविंग्स भी घटती रहेगी। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर लगा देता हूँ, यानी अपने इनपुट को एक्सपेंडिचर मानता हूँ और सेविंग्स को अपना आउटपुट मानता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट है वो कम होते रहेगा, हमारी सेविंग्स जो है वो कम होती रहेगी जैसे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। यार अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चूज़ करते हैं, x1 और x2 की डेफिनेशन ली हमने, है ना। अब उसको ना थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं और एप्लीकेशन मतलब डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लाते हैं, क्योंकि हम पढ़ी ए और डी रहे हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स। तो मैंने एक कर्व बनाया है, फिर से ये देखो, ये ऑरेंज वाला जो पार्ट है ये मेरा कर्व है। एक पॉइंट ले लिया कोई भी, उस पर टेंजेंट बना दी। सिमिलरली मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, उस पर टेंजेंट बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ से तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ यार, सबसे पहले तो अगर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूँ तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहने का मेरा मतलब है यार, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा टेंजेंट है कहीं ना कहीं, तो इसी को मैं थीटा लूंगा, कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसको थीटा नहीं लेना, ये ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं करना तुम्हें। सिमिलरली देखो, मैंने अगर ये टेंजेंट बनाया है तो ये मेरा थीटा होगा। ये मत सोचना अच्छा छोटा वाला एंगल जो है एक्यूट उसको ही थीटा लेना है, ये गलती कभी नहीं करनी। द एंगल दैट वी टेक, द स्लोप दैट वी टेक, ठीक है, स्लोप क्या होता है हमारा, टैन थीटा ना, तो जो इसमें थीटा होता है वो सिर्फ टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बिटवीन का एंगल होता है, ठीक है। अब यार कुछ बातें करते हैं। अगर थीटा हमारा एक्यूट है, ठीक है, तो यानी कि थीटा हमारा π/2 से मतलब 0 से π/2 के बीच में है, तो टैन थीटा पॉजिटिव होगा मेरा, क्योंकि 0 से 90 में टैन पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैन थीटा इज इक्वल टू 45 टैन 1/√2 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब 90 से 180 तक जा रहा है मेरा, है ना, उससे ऊपर तो जाता नहीं है, क्योंकि अगर मान लो वापस से रोटेट होके वहीं आ जाएगा, तो जो मेरा टैन थीटा है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं लेता हूँ 120 ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2π/3 ले रहा हूँ एंगल, तो टैन 2π/3 इज -√3 विच इज़ अ नेगेटिव नंबर। यार इससे साबित क्या हुआ यार, हमें ये भी पता है यार, हम 11th क्लास में डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि dy/dx इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। यानी कि जो dy/dx होता है, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, है ना, कोई भी टेंजेंट बनाता हूँ, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे को उस टेंजेंट का स्लोप देता है, अगर किसी पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, है ना। तो इसका क्या मतलब है, टैन थीटा भी मेरा स्लोप होता है, बिल्कुल, m इज इक्वल टू टैन थीटा, और m हमारा dy/dx भी होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, dy/dx ये हमारा टैन थीटा होता है, ठीक है। अब हमने क्या क्या चीज़ें निकाली थी। अगर मेरा dy/dx ग्रेटर दैन 0 है, ये कब होगा, जब मेरा टैन थीटा ग्रेटर दैन 0 होगा, है ना। और अगर टैन थीटा ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब थीटा हमारा एक्यूट एंगल है ना। इसका मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्यों भाई, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं वही वाला। यहाँ यार एक चीज़ नोटिस करो यार, क्लियरली फ्रॉम द अबव ग्राफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन A to B। देखो A to B में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या करो, कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट उठा लो A to B के बीच में और उससे टेंजेंट बनाओ, 100% जो तुम्हारा एंगल बनेगा ना टेंजेंट का, वो एक्यूट होगा, इट विल बी लेस देन 90, 100%, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं किसी डिक्रीजिंग पार्ट में, क्योंकि ये तो हमें ग्राफ से दिख रहा है ना कि ये डिक्रीजिंग है, तो अगर इस पार्ट में जो डिक्रीजिंग है, इस पार्ट में अगर मैं एक पॉइंट उठाता हूँ रैंडम और फिर उस पर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, तो वो 100% एक ऑब्ट्यूस एंगल देगा। जो थीटा होगा वो 90 से ज़्यादा होना ही होना है, ठीक है। तो यार इन टोटल हमने क्या देखा,
अगर मेरा dy बाई डी एक्स, क्योंकि देखो अगर मेरे को y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है तो मैं dy बाई डी एक्स भी उसका बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे पॉइंट दे रखा है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर वो ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है इसका मतलब tan थीटा ग्रेटर दैन जीरो, इसका मतलब थीटा एक्यूट है। और अगर हमारा एंगल एक्यूट कब होता है, देखो या तो सिर्फ इस पार्ट में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो थीटा एक्यूट आता है, या देखो मैं इस पार्ट में जब भी मेरा इंक्रीजिंग वाला पार्ट होता है उसी समय मेरा थीटा एक्यूट होता है। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ अगर मेरा dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट दैट पार्ट, उस पार्ट के लिए वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर मेरा dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव, इसका मतलब tan थीटा इज नेगेटिव, इसका मतलब थीटा इज ऑब्ट्यूस, और उसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग पार्ट में होगा, और उसका भी मतलब ये है कि उस पार्ट के लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो सिमिलरली अगर इन पार्ट्स में नोटिस करो जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ग्राफ के थ्रू, कोई भी पॉइंट लेके अगर तुम टेंजेंट बना देते हो तो थीटा ऑब्ट्यूस होता है, और अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो क्या tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, dy बाई डी एक्स नेगेटिव। तो हम इसका उल्टा भी कह ही सकते हैं, जब dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन उस पार्ट के लिए डिक्रीज कर रहा है। यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यार, काफ़ी बुक्स में गलत लिखा होता है, तुमने गलत पढ़ा होता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि एफ डैश एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 100%, और अगर नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पर इसका वाइस वर्सा, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ मेरा अगर क्या कहता हूँ फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये चीज़ अगर गिवन हो तो मैं ये नहीं कह सकता कि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर दैन जीरो होगा। वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, पर उस पॉइंट पे अब हम आएंगे नहीं, ये बस एक बताने वाला पॉइंट था कि तुम लिख के ना आ जाओ ये, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, कुछ PYQs करते हैं यार, वैसे तो काफ़ी इजी PYQs थे, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट CX एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय CX इज इक्वल टू, जो भी है X की टर्म्स में एक इक्वेशन दे रखी है मुझे, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ यार, सीधे सीधे शब्दों में मैं बताऊं, मार्जिनल कॉस्ट को तुम mx मानो, और mx का मतलब होता है dy बाई डी एक्स ऑफ CX यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ CX, ठीक है। तो mx कितना हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, बहुत सिंपल, ये आ गया। इन्होंने पूछा है जब 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस यानी x की वैल्यू 3, तो x की जगह 3 डाल दो, बात खत्म। लिटरली ये कुछ क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में, कोई क्वेश्चन है अभी, ऑल्दो 2 नंबर या 1 नंबर का ही आता है पर ईजी आते हैं, ठीक है। सेकेंड करते हैं हम, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस जो भी फंक्शन है हमारा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये 2018 और 19 में आ चुका, और हो सकता है उससे पहले भी आया हो, वही सेम रिपीट मारते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फंक्शन दे रखा है, बिल्कुल सही, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया तो देखो क्या आ गया, 4x³ बाई 4, 4 कट गया, ऐसे ही ऐसे हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एफ डैश एक्स। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझसे सबसे पहले पूछा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। जस्ट अभी मैंने तुम्हें 2 डेफिनेशंस बताई कि अगर मैं ये प्रूफ कर पाऊँ कि x1 ग्रेटर दैन x2 पे f ऑफ x1 ग्रेटर दैन f ऑफ x2 है तो मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। बट यार अब हम रैंडम पॉइंट्स थोड़ा उठाने लग जाएंगे और वो वैलिड थोड़ा होगा सबके लिए, कैसे प्रूफ करेंगे हम उससे। तो हम अप्लाई करने वाले दूसरी चीज़, अगर मेरा dy बाई डी एक्स ग्रेटर दैन जीरो है तो उस पार्ट को मैं बोलूँगा ये, और अगर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है तो उस पार्ट को मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या करो यार, इसको हमें क्या करना है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये लेस देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो मेरे को इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना यार, तो फैक्टर निकालते हैं। तो क्या करो यार, ये काफ़ी सिंपल सा लग रहा था, 24 को मतलब ये 9th में पढ़ा तो है तुमने कि कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट वाली टर्म लो, इसके फैक्टर्स करो, क्या होते हैं 1 2 3 4 6। सबसे पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ यार 2 को ट्राई करता हूँ तो ये आता है देखो 8 माइनस 12 माइनस 20 प्लस 24 विच इज़ नथिंग बट 0। इसका क्या मतलब है, एफ डैश 2 0 है, इसका मतलब x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। सिमिलरली अगर तुम 4 को पुट करते हो एफ डैश 4 भी 0 है, x माइनस 4 एक फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम x इज इक्वल टू -3 पुट करते हो एफ डैश -3 0 हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर। अगर यार तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना है तो तुम एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालो, उसके बाद इसको डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगी। थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बट काम बन जाएगा उससे। तो हमारा एफ डैश एक्स बेसिकली ये है। अब 3 फैक्टर्स में आ गया, फॉर अ फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। तो हम अपना साइन स्कीम बनाने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर तुम्हें गलती से भी नहीं आता हो तो।
ये तीनों पॉइंट्स है, इसको इक्वेट करो 0 से, यानी कि x-2 को 0 पुट करो, 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ -3 आ गया। उनको अपनी नंबर लाइन पे प्लॉट करो, बिल्कुल मतलब ऑर्डर वाइज, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी तुम बोलते हो इसको, ठीक है। जो भी लास्ट पॉइंट है उसके साइड के रीजन को हमेशा प्लस मार्क करो, फिर माइनस प्लस माइनस, अगर इन सब की पावर 1 है तो। अब जहाँ भी हमारा फंक्शन अगर ये ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं ना, तो हमारा आंसर पता है क्या होता है, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, यानी कि द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू, इंटरवल्स आने थे ना हमारे, -3 to 2 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। और इसी के साथ अगर मैं बताना चाहूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कैसे निकालते हैं, तो f' हम लेस देन 0 कर देंगे। अगर f' लेस देन 0 कर देंगे तो नेगेटिव वाले पार्ट्स हम लेते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन 2 to 4। समझ आ रहा है यार। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में वही सेम दे रखा है यार, ये कुछ नई चीज़ें तो देते नहीं है सीबीएसई वाले। डिटरमाइन द इंटरवल्स इन द फंक्शन, एक फंक्शन बदल दिया बस तुम्हें, देखो 2012-17 में दे दिया। अब जो तुम्हारा पेपर आएगा पक्का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, एक फंक्शन बदल देंगे, पूछेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। कई बार ए पार्ट बी पार्ट लिख देते हैं, कई बार ऐसे ही लिख देते हैं। तुम्हें क्या करना है, f(x) निकालो, f' निकालो। मैंने यहाँ से देखा कि 4 कॉमन है, और मुझे यार इसके फैक्टर्स पहले से पता थे, ये होते हैं x-1, x-2, x-3। एक यार छोटा सा क्विक फैक्ट बता देता हूँ, कभी भी तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन हो x³ - 6x² + 11x - 6, इसके फैक्टर होते हैं 1 2 3, इसकी रूट्स होती है 1 2 3। और अगर तुम्हारे पास इक्वेशन हो x³ + 6x² + 11x + 6, इसकी रूट्स होती है -1 -2 -3। ये मुझे ऐसे ही याद हो गई है, तुम भी याद कर लेना, ये बहुत जगह आती है, हर जगह आती है चीज़। इसको ऐसे याद करो 1 6 11 6, ठीक है, और फिर प्लस माइनस उसके हिसाब से। तो मुझसे क्या पूछा था, द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f' क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, हमारे ये वाले इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 2 एंड 3 to इन्फिनिटी। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए -∞ to 1 एंड 2 to 3, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन में स्टार लगा दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने अपनी सॉल्यूशन वीडियोस में भी बता रखा है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये देखो 3 साल आ रखा है, ये हर साल ही पेल देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को शायद मुश्किल लगता है इसलिए। तो ये मैंने लिख रखा है, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी इन एक्सरसाइज 6.2, द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ दिस x, हमें वहाँ एक थीटा दे रखा है, सब कुछ सेम है, थीटा बिलोंग्स टू 2π, तो सेम ही है, बस वेरिएबल बदल दिया है। सारा जो मेथड है सेम है, इसलिए मैंने थीटा में ही किया है ये। तो मुझे क्या दे रखा है, f(θ) की वैल्यू है, f'(θ) निकालो। नोटिस करो यार, मैंने f'(θ) ही बार बार निकाल रखा है 5-10 लाइनों में, क्योंकि मैंने उसको आराम से सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन मैंने की, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन तो 1 आ गई। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, देखो इसको यहाँ लेकर गया, cos² sin² थीटा को मैंने देखो 1 कर दिया, फिर उसके बाद ये माइनस किया, फिर उसको भी मैंने ओपन कर दिया। एट दी एंड ये आंसर आया, उसमें से भी मैंने कॉमन लिया, तो मेरा f'(θ) या f'(x) ये आएगा मेरा cos x 4 - cos x अपॉन cos x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझसे क्या पूछा था, मेरा जो x है ना वो 0 to 2π में है, तो इनमें भी इस इंटरवल में भी समझ लो ये 0 है, ये 2π है, तो बीच बीच में आते हैं π/2 π। तो इनमें मुझसे पूछा है कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। देखो 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है, 0 से लेकर हमसे कितना पूछा था, हाँ 2π में पूछा है ना, π/2 तक cos θ हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 2 + cos θ भी हमेशा पॉजिटिव होगा, cos θ भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और 4 - cos θ भी पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, cos θ की औकात ही 1 तक जाती है, ठीक है। तो 4 - 1 मैक्सिमम, इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो 3 ही पहुंच पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इन टोटल एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ओवर द इंटरवल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो मैंने तो यार अभी तक सिर्फ 0 to π/2 तक का निकाला है, ठीक है। मुझे निकालना था 0 to 2π। तो अब चेक करते हैं कि यार π/2 से लेकर π तक क्या कहानी है हमारी। मेरा क्या f'(x) क्या दे रखा है, cos θ इंटू दिस अपॉन दिस, ये तो एक होल स्क्वायर है, इसमें तो कुछ भी वैल्यू डाल दो, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, और ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि cos θ यार हद से हद 1 जाएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू ही 3 है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, cos θ पे। 0 to π में, सॉरी π/2 to π में हमारा cos θ नेगेटिव होता है, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू π/2 to π में हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि f'(x) नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं π से लेकर 3π/2 तक जाता हूँ, तो भी ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मेरा cos θ फिर भी नेगेटिव होता है। तो इन टोटल मैं ये कह सकता हूँ π/2 से लेकर 3π/2 तक पूरे में मेरा cos θ इज नेगेटिव, मेरा f'(x) इज नेगेटिव। इसका मतलब मेरा f(x) इज डिक्रीजिंग, और उसके बाद जो मेरा 3π/2 से लेकर 2π तक बचा यार,
उसमें भी फंक्शन इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस थीटा फिर मेरा पॉजिटिव बन जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यार आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी सॉल्यूशन वीडियोस में यार हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर रखी है, उसके सारे क्वेश्चंस। तो जितने भी अगर तुम्हें लगा हो कि इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो उसे जाके देख लेना, तुम्हारा मन भर जाएगा उससे।